नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलाना। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ हमने मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बात की कि उन्होंने शिकायत की कि दुबई में होने वाली मुलाकात से क्यों लाइल्म रखा गया और ये मुलाकात पहले से तयशुदा थी, प्लान के मुताबिक ये मुलाकात हुई। जबकि अगर हम आज की बात करें, राना सनाउल्लाह ने ये बयान दिया है, उनका ये कहना है कि कोई ऐसी तयशुदा मुलाकात नहीं थी, प्लानिंग के तहत कोई मुलाकात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई, कोई मामलात हुए ही नहीं, तो फिर किसकी शिकायत दूर करें। जब कोई चीज़ तय पाती है तो फिर खदशात होते हैं कि हमें शिकायत दूर करनी होगी या फिर हमें किसी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात करनी होगी। जब कुछ तय ही नहीं हुआ, जब सीट एडजस्टमेंट हुई ही नहीं है, तो फिर हम किस बात की जो है वो खदशात दूर करें या फिर किसी को क्यों मनाएं। ये कहना है राना सनाउल्लाह का। आप जानेंगे हम ये क्या वाकई ऐसा है या फिर जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा कि नहीं, मामला तय पाए हैं, बाकायदा प्लानिंग के तहत ये मुलाकात हुई है और पीडीएम को इस मुलाकात से जो है वो लाइल्म रखा गया है। ये शिकायत थी जिन पर हमने कल भी बात की। अब जानना हमें जो बुनियादी सवाल आज का हमारा है वो राना सनाउल्लाह के बयान के बाद यही है, क्या वाकई ऐसा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग का मुआहदा अभी नहीं हुआ है, पावर शेयरिंग का मुआहदा होने जा रहा है, मुआहदा होगा या नहीं होगा, सीट एडजस्टमेंट की जो है वो कुछ गुंजाइश नज़र आ रही है नहीं। क्योंकि अगर इसी तनाजुर में, इसी पर्सपेक्टिव में हम मज़ीद बात करें तो आज ही की बात है, शर्जील मेमन ने भी अपने बयान में कहा है कि इस बार इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उसमें वफाक की हुकूमत में पीपल्स पार्टी एक बड़ी कामयाबी के साथ उभरेगी। इससे तो यही नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो ये उम्मीद रखे हुए है कि वो हुकूमती जो है वो अहदेदारान के तौर पे सामने आएगी और हुकूमत का हिस्सा वो बनेगी और सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। मामलात किस तरफ जा रहे हैं, मेहमानों से जानते हैं अपने जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर खुशामदीद कहना चाहूँगी। कमर चीमा साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको भी खुशामदीद कहूँगी। स्टूडियोज़ में मेरे साथ अरसलान खालिद सीनियर एंकर, सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करना चाहूँगी। पीजे मीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। क्या लगता है आपको, क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग का मुआहदा होगा? देखिए, मेन जो पार्टीज हैं वो दो ही हैं, वो पीपल्स पार्टी है और पीएमएलएन है। ठीक। पीपीपी इसकी पीडीएम, ये जो पीडीएम है इसके अलायंस के वो मेंबर नहीं है। उनकी एक पॉलिटिकल अलायंस है, गवर्नमेंट अलायंस है, एंड दैट्स अबाउट इट। अब बात आती है मौलाना फजलुर रहमान का, आपने जिक्र किया, वो बिल्कुल वेदर इट इज़ पीपीपी या पीएमएलएन, वो तो कहेंगे आप हमें बिल्कुल आप रखें बातचीत के अंदर शामिल। लेकिन आप कैसे अब शामिल करोगे भाई? एट द एंड ऑफ द डे आपने तो इलेक्शन अकेले अकेले लड़ना है। पीडीएम तो डिफंक्ट हो जाती है इस इलेक्शंस के बाद। सो उससे पहले क्या कोई प्री कंडीशंस होंगी? पीडीएम लगाएगी नहीं जी, अगर हम जीतते हैं तो हम आपको ये देंगे, आप जीते हैं तो आप हमें ये देंगे। सही। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त राना सनाउल्लाह की बात बिल्कुल सही है। ऐसी कोई बात नहीं होगी या हो सकती है कि जिसके अंदर पीडीएम को कोई फ़ायदा पहुँचे। पीडीएम एक बंदे के लिए बनाई थी और वो बंदा इस वक्त साइड पे है। जिस वक्त वो बंदा वापस आएगा शायद ये फिर रीयूनाइटेड हो जाएंगे। लेकिन इस इलेक्शंस के बाद आई डोंट थिंक कि पीडीएम का कोई रोल बनता है। टेक्निकली नहीं बनता है, मॉरली नहीं बनता है और फ्रॉम एन इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनता। ये तो पार्टी अभी शुरू हुई है। ये तो आप देखें कि आपस में जो लड़ाइयाँ अभी होंगी और बयानबाजियाँ होंगी जो कि अभी शुरू हो गई हैं हर तरीके से। पीपल्स पार्टी भी शुरू हो गई है, पीएमएलएन इस वक्त बिल्कुल क्वाइट है, लेकिन ये भी शुरू हो जाएंगे। और ये पीडीएम वाले हैं, आप इनकी गेम आप देख लोगे। सो ये बेसिकली एक खिचड़ी है और ये खिचड़ी जो है अगर तो इलेक्शन हो जाते हैं, जो मैं उम्मीद करता हूँ होंगे, अगर तो ये हो जाते हैं तो फिर आप देखेंगे इसका तमाशा बहुत बड़ा होगा। और यही चीज़ मैं आज भी आपके भी शो में कहता हूँ कि इन इलेक्शंस को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपने एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी को साइड पे कर दिया और आप कहते हैं कि फिर आप आपस में ही लड़ेंगे इलेक्शंस, तो फिर हम किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? सो ये बड़ी एक क्रिटिकल सिचुएशन है और हम देखेंगे कि इस वक्त पीटीआई का रोल इसके अंदर कैसे आता है, कहाँ आता है, आता भी है, नहीं आता है, तो क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या नहीं है, ये भी डेवलपिंग स्टोरी है सारी। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। अरसलान, आपको क्या लगता है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट होगी, पावर शेयरिंग का मुआहदा होगा या नहीं होगा, इससे कबल अगर देखा जाए, क्या लगता है आपको पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या सियासी नकात में एक पेज पर नजर आती हैं? क्या इलेक्शन के लिए वो दोनों सीरियस हैं और एक नुक्ते पर हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। बहुत शुक्रिया हुमा। मेरा नहीं ख्याल है कि एक नुक्ते पर हैं। सबसे पहले तो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का गिला है वो मेरे ख्याल से बड़ी हद तक जायज़ है। वो कोई नाजायज़ बात नहीं कर रहे हैं। आपने कहने को वो सरबराह हैं पीडीएम के और यकीनन उनके भी स्टेक्स हैं इस सारे मामले में।
लेकिन अगर दो जमातें मुलाकात करके निगरान सेटअप की चीज़ें भी फाइनलाइज करती हैं, या शायद सीट एडजस्टमेंट की बात हुई है, गो के पीपल्स पार्टी वक्त पर इलेक्शन चाहती थी, नून लीग नहीं चाहती थी, लेकिन ये खबरें आई बाज़ाब्ता तौर पर और ये कहा गया कि दोनों ने इत्तेफाक कर लिया है, और अगर उसमें सिरे से ही आप सरबरा जो पीडीएम के हैं या आपके बाकी इत्तेहादी हैं उनको आप ऑन बोर्ड नहीं लेते हैं, तो ये कहने को तो उनका गिला बड़ी हद तक जायज़ है। सीट एडजस्टमेंट की बात मुझे इसलिए ज़्यादा समझ नहीं आ रही क्योंकि दोनों का जो हब्स हैं या जो जिन जहाँ पावर उनकी है या वोट बैंक है, वहाँ पर दूसरे की नहीं है। पीपल्स पार्टी सिंध की बात करती है, वहाँ पर ना होने के बराबर नून लीग है, पंजाब से पीपल्स पार्टी का सफाया हो चुका है, तो सीट एडजस्टमेंट ये लोग कहाँ पर कर रहे होंगे सिवाय शायद चंद एक जगहों के। लेकिन इतलात यही थी और मुसद्दिका इतलात थी मेरे ख्याल से, जो राना सनाउल्लाह साहब आज बात कर रहे हैं वो गोलमोल करने के चक्कर में हैं, वो चाहते हैं मौलाना साहब को नाराज़ ना करें, लेकिन बज़ाहिर एक चीज़ मेरे ख्याल से जो तकाजा है वो गलत हुई है। मौलाना को ऑन बोर्ड ज़रूर लेना चाहिए था, बाकी इत्तेहादियों को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए था इलेक्शंस में जाने की। जो बात पीजे मीर साहब ने कही कि ये देखना कि एक जमात वो इलेक्शन लड़ती है नहीं लड़ती है, उसका मुस्तकबिल क्या है, तमाम तर चीज़ें उस पर डिपेंड करेंगी। लेकिन बज़ाहिर इस वक्त जो पूरी की पूरी सूरत हाल है वो मैं ये बता रही है, जो इतलात मिल रही हैं वो यही हैं कि बर वक्त इलेक्शंस की तरफ, असम्बलियाँ तहलील करने की तरफ जाना है। निगरान सेटअप के नाम दो जमातों ने फाइनल कर लिए हैं कि उसमें किसने होना है। सिर्फ एक फ़ैसला या एक चीज़ जो अब तक कोई नहीं जानता या हम हतमी तौर पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो बात वही कि जो एक जमात बनाई गई थी, एक जमात के ख़िलाफ़ ये जो पूरी पीडीएम बनाई गई थी, उसका मुस्तकबिल क्या होना है और उसने किस फॉर्म में आने वाले इलेक्शंस में होना है या नहीं होना है। ठीक हो गया, आपका पॉइंट भी आ गया। कमर चीमा साहब, आपकी जाने बढ़ना चाहूंगी, क्या लगता है आपको इलेक्शन किस तरफ जा रहे हैं? और जब हम बात करते हैं सीट एडजस्टमेंट की या पावर शेयरिंग मुआहदे की, तो क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कोई मुआहदा तय पाएगा? देखिए ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि असल में पीपल्स पार्टी ये चाहती है, क्योंकि वो पंजाब से आउट हुई है, तो किसी तरीके इन हालात का फायदा उठा के वो किसी न किसी तरीके से पंजाब के जो पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं और जो टिकट होल्डर हैं उनको ये उम्मीद दिला सकें कि पीपल्स पार्टी जो है वो पावर में आ सकती है और पीपल्स पार्टी रेलिवेंट है। एक तो पंजाब के हवाले से, दूसरा जाहिर बात है पीएमएलएन को इस चीज का पता है कि ये जो आसफ अली जरदारी साहब ने वक्त से पहले ही बहुत सारा बलूचिस्तान के अंदर कोलिशंस बनाने शुरू कर दिए थे, लोगों को मिलना शुरू कर दिया था, इवन के पाक के लीडरशिप को मिलना शुरू कर दिया था, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन शुरू करना शुरू कर दिया, तो इसलिए एक फ्रस्ट्रेशन पैदा की पीएमएलएन के लिए। इसीलिए आपको याद होगा कि अब्दुल मालिक साहब जो हैं, जो साबिक वजीर आला बलूचिस्तान है, उन्होंने रायबंड में मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। सो यहाँ से हमें यह पता चलता है कि दोनों पार्टीज बेसिकली परेशान थी और पीपल्स पार्टी ने एक ऑफेंसिव किया बलूचिस्तान में, और एक तो वो किया, दूसरा वो चाहते हैं कि उनको पंजाब से कुछ ना कुछ मिल जाए। और नवाज शरीफ साहब यकीनन ये चाहते हैं और उन्होंने शायद कुछ हलकों को ये कहा भी है कि वहां से बात शुरू की जाए जहां से बात खत्म हुई थी, तो दोबारा नवाज शरीफ को या उनकी पार्टी में किसी शख्स को वजीर आजम बनाया जाए, ताकि ये बात की जा सके कि जिस तरह हमें ये लेवल प्लेइंग फील्ड तब मंजूर है या हमें चाहिए। सो इस जाहिर बात है सिचुएशन में मौलाना जो है वो लेफ्ट आउट महसूस करते हैं, और जिस तरह अरसलान साहब ने भी कहा कि इस तरह नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये इतनी बड़ी पावर शेयरिंग है कि मौलाना क्योंकि ऑलरेडी केपी के अंदर बड़े परेशान है कि वहां पे पीटीआई का वोट उस तरह टूटा भी नहीं है, जमात भी उस तरह खत्म नहीं हुई, कोई बड़े नाम भी खत्म नहीं हुए, तो वो समझते हैं कि अगर केपी में भी पीटीआई दोबारा आती है, भले जैसी तैसी भी आ जाए, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सॉरी बलूचिस्तान में भी वो चीजें ना मिले, तो मौलाना इसलिए परेशान है कि उनका कुछ ना कुछ उनको शेयर जो है मिलता रहे। लेकिन लेट्स सी, ये सिचुएशन जो है वो बड़ी डेलिकेट है, और अभी जैसे बहुत सारे पीटीआई के साथ पीपल्स पार्टी के सियासतदानों ने कहा कि कोई हतमी फैसले नहीं हुए वहां पे, लेकिन फिर भी एक बड़ी डिस्कशन हुई है कि आइंदा का लाया अमल कैसे इख्तियार। ठीक हो गया सर, आपका भी पॉइंट आ गया है। जरा पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं, क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग मुआहदा होगा या नहीं? 40% को लगता है कि जी हाँ कोई मुआहदा तय पाएगा, जबकि 60% को ऐसा नहीं लगता। ब्रेक के जाने बढ़े, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के दूसरे टॉपिक की जानिब। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस से बरियत का फैसला जारी कर दिया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के बेटे सलमान शहबाज समेत तमाम मुल्ज़िमान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी बरी कर दिया गया है। फैसले में कहा गया था कि रिकॉर्ड बताता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। इस वक्त की हुकूमत ने नायब हुकाम को नवाज शरीफ का सियासी करियर तबाह करने पर मजबूर किया। मुल्क के 3 बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साख को तबाह किया गया। जानना अपने मेहमानों से यही चाहेंगे, क्या वाकई ऐसा है कि शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमात सियासी इंतकाम की बुनियाद पर बनाए गए हैं? पीजे मीर साहब, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा ही है? इसमें तो सबसे पहले जो मेन नुक्ता आता है वो आपके कोर्ट्स पे आता है कि आपके कोर्ट्स बेईमान हैं, वो सच नहीं अपने डिसीजंस देते। और 6 साल के बाद 5 साल के बाद जिस तरह के हामिद खान ने कहा है कि इनसे ये गलत हुआ है सब कुछ, और उसके अलावा फिर बाकी लोग भी कहते हैं कि गलत हुआ है, तो दैट मीन्स योर कोर्ट्स आर डिसऑनेस्ट। और ये इसको क्या कहेंगे कि आपके कोर्ट्स मैनिपुलेट हो जाते हैं, जिस तरह शायद आज भी हो रहे हैं। जो आपने 6 साल पहले किए, क्या आज आप दूध के धुले हुए हैं? तो ये तो बात वही आ गई ना। तो नवाज शरीफ को तो आपने एक पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट दे दी थी, और बाद में आपने उस पर चार्ज लगाया चोर चक्का, ये क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रर, पैसे खा गया, लूट गया। तो डिस्क्वालीफाई किस पे किया? अकामे के ऊपर। मुझे बताएं, व्हाट अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। ये कोई जस्टिस है कि आप एक बंदे को, एक मेजर पॉलिटिकल लीडर को आप उसके साथ ये करते हो? उससे पहले आप अगर कोर्ट्स की बात करते हैं, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे देते हैं 3-2 के ऊपर। तो मुझे आप बताओ, अगर यही हमारा है तो फिर जो आज हो रहा है वो फिर आगे आपके सामने आ जाएगा। सो बेसिकली यस, गलत हुआ है, आज भी गलत हो रहा है, इसको ठीक करो। अगर नहीं ठीक करोगे तो यही चीज़ होगी हमारी, जो आप कह लो एनालिटिकल डिस्कशंस होंगी टेलीविज़न के ऊपर, वो इन्हीं पे बेस करती रहेंगी। कभी कोर्ट्स को तनकीद करना, कभी किसी और को तनकीद करना, और उसके बाद खुद एक किसी चीज़ को डिराइव करना कि नहीं जी वो गलत है, हम ठीक है, वो गलत है। सो ये जो चीज़ें हैं, इसको मैं समझता हूँ बड़ी संजीदगी से देखना है, नॉट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी बट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। आपने पाकिस्तान को पहले आगे रखना है कि क्या हमारे अंदर एक जस्टिस सिस्टम है। एक दिन आपको कन्विक्ट करते हैं, दूसरे दिन कहते हैं गलती हो गई है, तीसरे दिन आपको कोर्ट आके क्विट कर जाते हैं। सो वी हैव अ मेजर फ्लॉ, और ये जो मेजर फ्लॉ है ये इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना आपका पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल होगा, ना आपका मुल्क स्टेबल होगा, और ना ही आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी। सो द जजेस एंड द कोर्ट्स हैव टू बी डेड ऑनेस्ट। ये नहीं होंगे तो फिर यही कहानी चलती रहेगी। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। अरसलान, आपको क्या लगता है, कौन कसूरवार है, इल्ज़ाम लगाने वाले या फिर इन्वेस्टिगेशन करने वाले? नहीं, ये तो कसूरवार आप इस अदालत के फैसले के हवाले से पूछ नहीं जानना चाहिए। देखें, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये जो अभी पीजे मीर साहब ने बात कही ना कि डेड ऑनेस्ट होना चाहिए हमारे जजेस पे, बड़ी आइडियल सिचुएशन होगी अगर ऐसे हो जाए। लेकिन अभी तक हमें ये नज़र आ रहा है कि इंसाफ नाम की कोई चीज़ तो 75 साल में इस मुल्क में रही नहीं है। अदालतों का किरदार, फैसले, केसेस किस तरह से बनाए गए, और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जहाँ पे ख़ास तौर पर जो हमने देखी 90 की दहाई में चलती रही, उसके बाद आगे भी ये सिलसिला चलता रहा, और फिर अभी जो ये माजी की हुकूमत थी उसके हवाले से भी ये इल्ज़ाम लगता है। और यही मौक़िफ़ भी हमेशा अपनाया गया, और हमें कभी ये वाज़ेह ही नहीं हुआ कि किसने करप्शन की है, कौन हतमी तौर पर करप्शन के लिए चार्ज हुआ है, कौन सी अमाउंट किसी बड़े सियासतदान से जो किसी बड़े ओहदे पे रहा हो हमने रिकवर किए। इल्ज़ामात बहुत लगे, केसेस बहुत बने, और इवेंचुअली जिस तरह आज का हम ये फ़ैसला देख रहे हैं, इसी तरह के फ़ैसले आए, और हम हतमी तौर पर कभी इस मुल्क में ना एहतसाब कर पाए, ना कौन करप्शन करता है इस बात का तयन कर पाए, और ऐसे के ऐसे ही हम मेरे ख्याल से चलते आ रहे हैं और हम खड़े हुए हैं। अब ये फ़ैसला भी बहुत सारे सवालात खड़े कर देता है। एक तरफ एक वो बड़ी आवाम की तादाद जो कि चोर डाकू समझ चुकी थी एक ख़ास ख़ानदान को या 2 ख़ानदानों को, लेकिन वो ख़ानदान अपना मौक़िफ़ यही रखते थे कि जी ये हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, सियासी बुनियादों पर ये केसेस बनाए गए हैं, हमने तो मुल्क की खिदमत की है, हमने तो कोई पैसा नहीं इस मुल्क का लूटा, हमने तो कोई करप्शन नहीं की। ये फैसले फिर मोर सब्त करते हैं उनकी इन्हीं बातों पर। बिल्कुल ऐसे ही। सवाल यह है कि क्या फिर 5, 7, 10 साल के बाद हम यही सुन रहे होंगे कि ये ख़ानदान चोर है, ये मुल्क को लूट के खा गया,
उस पर केसेस बनाएंगे, कहेंगे हम मुल्क में एहतसाब करने लगे हैं, एंड इवेंचुअली फिर इसी तरह वक्त का पहिया घूमेगा और फिर कहेंगे नहीं ये तो बिल्कुल क्लीन चिट इनको मिल गई है, ये सियासी इंतकाम है। मेरे ख्याल से ये सिलसिला इसी तरह ही चलता रहेगा। हम हतमी तौर पर मेरे ख्याल से इट्स अबाउट टाइम कि पीजे मीर साहब वाली बात के डेड ऑनेस्ट जजेस हों, जुडिशरी हो, एहतसाब का एक अमल हो, पता लगे जो गलत करता है उसको सज़ा दी जाए, हतमी तौर पर सज़ा दी जाए, निशान इबरत बनाया जाए जो भी ये करता है। इस तरह की चीज़ें तो हमें यही बताएंगी कि जिसके जो पावर में है वो दूसरे के खिलाफ केसेस बनाएगा और इवेंचुअली एक टाइम पे जाके पता चलेगा कि वो बेकसूर था। यकीनन नैब भी इससे सवालिया निशान हो रहा है नैब पे भी कि नैब क्या सिर्फ जो है वो ऑपोजिशन के खिलाफ ही कार्रवाई करती है। कमर चीमा साहब, आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक तो यही नजर आ रहा है कि जब साबिक वजीर आजम जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है वो पावर में थे तो नैब को कोई काम ही नहीं था सिवाय PMLN और पीपल्स पार्टी और बाकी जो है इनको जेलों में डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। और आपको याद होगा कि मिनिस्टर्स जो थे वो हुकूमती मिनिस्टर्स टीवी पे आके कहते थे कल ये गिरफ्तार हो जाएगा, परसों ये गिरफ्तार हो जाएगा। तो हमने तो मजाक बनाया, हमारी सियासी शराफिया ने अदारों का मजाक बनाया। यानी कि कोई एक ऐसा अदारा नहीं है कि हम ये कह सके कि ये सही डिलीवर कर रहा है और हमें इस पर बड़ा ट्रस्ट है। आप अगर पोल करवा लें, हम ये सियासतदान हमें कुछ तो ऐसा दे दें जिसके ऊपर हम कहें यार डेमोक्रेसी है, हम फख्र महसूस कर रहे हैं। इलेक्शंस के ऊपर कम से कम जिस तरह भी इलेक्शन कमीशन का जो हाल हुआ है और जिस तरह इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पिछले 4-6 माह में इरोड हुई है, हमें क्या समझ आता है? अभी लग रहा है कि नैब थोड़ा स्लो परफॉर्म कर रहा है। थैंक यू अगर ये सियासतदान जो मौजूदा हुकूमत है अगर ये ना विक्टिमाइजेशन करें तो बड़ी बात होगी और ये ऐसी प्रेसिडेंट सेट करें, ये ऐसी प्रेसिडेंट सेट करें कि हमें ये लगे कि अदारे काम कर रहे हैं। और अगर हमें अकाउंटेबिलिटी की तरफ भी जाना है तो हमें पता हो कि ठीक अकाउंटेबिलिटी हो रही है, अगर हो रही है लोगों को ट्रस्ट हो। ये नहीं है कि एक वज़ीर आज़म आया, एक किसी ने किसी दफ्तर से बैठ के किसी जो है वो अदारे में बैठे शख्स की किसी के पास वीडियोज हैं, किसी के पास कुछ है तो उनको ब्लैकमेल करके फैसले करवा लिए। ये तो कोई निजाम ना हुआ। ये तो इसीलिए तो फिर लोगों को ट्रस्ट नहीं है, इसीलिए क्राइम बढ़ रहे हैं, इसीलिए जो मुआशरा जो है उसके अंदर हिजान पैदा होता है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा जो नैब की खामोशी है या नैब अभी भी सिलेक्टिवली इस्तेमाल हो रहा है कहीं ना कहीं पे। आई होप कि अगर ये अगले इलेक्शंस हो जाएं और इस इलेक्शंस के बाद सियासतदान जिस तरह इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स करें, तो अब फैसला कर ले इस मुल्क को कैसे चलाना है। हमने इसी तरह तो नहीं ना चलाना जिस तरह हम चल रहे हैं। ये अपनी भी इज्जत करें, लोगों की भी करवाएं और इस निजाम को भी इज्जत दें जिस निजाम के जरिए। ठीक हो गया चीमा साहब, आपका पॉइंट आ गया। मीर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी फरमाइएगा। जी देखें, पाकिस्तान के अंदर प्रोसिक्यूशन को भी पता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, डिफेंस को भी पता है कौन सच्चा है झूठा है। ये जज ऑन ट्रायल है हमारे मुल्क के अंदर, ये जज ऑन ट्रायल है, इन दोनों को पता है कौन सच बोल रहा है। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया है। क्या शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमात सियासी इंतकाम की बुनियाद पर बनाए गए थे? बुनियादी सवाल पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं। 45% को लगता है जी हाँ, जबकि 55% इसकी नफी कर रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, बढ़ेंगे आज के तीसरे टॉपिक की जानिब। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि IMF का प्रोग्राम बहालत मजबूरी कबूल किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मईशत में बेहतरी आ रही है, महंगाई में भी कमी होगी, आने वाले वक्त में मज़ीद जो है वो मईशत बेहतरी की जानिब जाएगी। अब देखना यह है कि क्या वाकई ऐसा होगा, मईशत की बहाली शुरू हो गई है जैसा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं, या फिर सूरत हाल इसके बरक्स है। क्योंकि हमने ये भी जानना है, जो बुनियादी सवाल हमारा ये है कि क्या मुआशी बहाली के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करने के लिए इस वक्त संजीदा नज़र आ भी रहे हैं या नहीं। पीजे मीर साहब, आपको क्या लगता है इस हवाले से? एब्सोल्युटली नॉट। आपने पहले स्टेटमेंट दी कि बड़ी खुशी है, बड़ी अच्छा है कि हमें मिल गया लोन, वेरी गुड। फिर आप कहा है कि मजबूरी, तो जब आपको मिला था उस वक्त मजबूरी आपने एक्सेप्ट की थी। द क्वेश्चन इज कि आपको मिल गया है, अब आपने इसको संजीदगी के साथ इसको डिस्पोज ऑफ करना है। वो कैसे करेंगे? आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपने
इनकरेज करनी है, आपने बिजनेसमैन को आगे फ्रंट लाइन में रखना है। आप पॉलिटिकोस को आगे रखते हैं जिनको बिजनेस का नहीं पता, सही। आप इनको लेजिस्लेशन पे लेने दें, आप बिजनेस वाले आगे लेके आए। आपके पास बड़े अच्छे सक्सेस स्टोरीज हैं जिनकी मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेसेस हैं, आप उनको आगे रखें एंड लेट देम रन द कंट्री। पॉलिटिशियंस ये रन नहीं कर सकते इस वक्त। पहले आपका 70% डेट सर्विसिंग था, अब 100% डेट सर्विसिंग है। अब आप मुझे बताएं, तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं तो पैसे लेके आने हैं ना, या पिछले हो या आज हो आने वाले, ये सारे पैसे तो आपको टैक्स से आएंगे। तो आप अपना टैक्स बेस ब्रॉड करें। ये गोली आपको खानी पड़ेगी, खराब गोली है, शायद इससे थोड़ा बहुत वोट बैंक भी आपका टूट जाए, लेकिन पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए आपने इसको आगे लेके बढ़ना है। आप बिल्कुल अच्छी कोशिश करें, मुल्क आपके साथ है और अपोजिशन को भी आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि बहुत होगी है तनकीद बराए तनकीद। कुछ तनकीद बराए तामीर भी कर लें तो आई थिंक पाकिस्तान की बेहतरी इसके अंदर है। हमने हर चीज़, आप क्या कर रहे हैं पूरे मीडिया के अंदर, अपने पॉलिटिकल फेलियर्स का हम पोस्टमार्टम करते हैं। उसने ये कर दिया, ये हो गया, फलाना हो गया, हमने तो प्रोग्रेस की बात ही नहीं करते हम कहीं। तो ये इस चीज़ को अगर हम छोड़ दें, इस अननेसेसरी तनकीद को और प्रोवोकेटिव ये जो हम स्टेटमेंट्स देते हैं, आई थिंक फिर हमारा कोई चांस बनता है। लेकिन याद रखें कि आपने इंपोर्ट्स को भी खोलना है, एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करना है, पैसा इधर से ही आना है। और जो फॉरेन इन्वेस्टर है इनको आप इंसेंटिव्स दें, आप आज़ाद कश्मीर इंसेंटिव्स दें कि पाकिस्तान में आके इकोनॉमिक फ्री जोन के अंदर हम बनाते हैं, यहाँ काम करें। आप इकोनॉमिक फ्री जोन गवादर में करें, हर जगह करें, ताकि लोग आए तो सही ना। ये क्या बात है कि खजूर और मछली खाने वाले, रेत में रहने वाले यूएई कहां से कहां पहुंच गए, हम कहां हैं? हमारे पास हर चीज मौजूद है स्वाय मैनेजमेंट के। सर, उम्मीद अच्छे तो लोग की लेके जा आए, रही है, मैनेजमेंट बहाली के काउंसिल का क्वालिटी मंसूबा भी लोग बनाने की बातें की जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि दोस्त ममालिक एंगेज किए जाएंगे इसमें, और ये सीपैक से भी बड़ा मुआहिदा होगा, पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। देखो, अगर हम न्यूक्लियर अपना जो ये एसेट्स बना सकते हैं, हमें किसी की मदद चाहिए थी, कंपोनेंट्स आगे हमने तैयार किए। आपके पास लायक या आपके पास साइंटिस्ट बैठे हुए हैं जिन्होंने आपके लिए क्या प्रोड्यूस नहीं कर दिया। लोगों पे पता है पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं है। आप लोगों को खुला काम करने दो, ये नहीं कि जो बात हो नैब ले आते हो, जो बात हो उनके एहतसाब तुम शुरू कर देते हो। इसीलिए आपका ब्यूरोक्रेट भी काम नहीं करता, आपके दूसरे काम नहीं होते, लोग डरते हैं। ये ठीक हो गया हवा सर, आपका हटा दो। पॉइंट आ गया। अरसलान, आपको क्या लगता है ये जो हम बात कर रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को संजीदा होना पड़ेगा, या वो संजीदा हैं भी या नहीं? सिर्फ ये कह देना कि कर्जों से निजात हासिल करनी है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, हमें मिलकर तरक्की की तरफ लेके जाना है मुल्क को, कह देना काफ़ी है, या इसके लिए कोई पॉलिसीज डेवलप करना है, इसके लिए काम करना भी ज़रूरी है? मेरे ख्याल से एक तो जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, उसकी कॉन्टीन्यूटी बहुत ज़रूरी है, उसका तयन होना बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली 5 साल बाद हुकूमत बदलती है, नई आने वाली हुकूमत 1 से 2 से 3 वज़ीर ख़जाना भी बदल देते हैं, एक नई सिमत में चीज़ों को लेके जाना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये भी एक रिवायत रही है कि जब जो जमात देखती है कि वो उसकी हुकूमत जाने वाली है या वो इलेक्शंस में जाने वाले हैं, अभी पिछले अगर हम 2 टेन्योर्स में देखें तो वो बड़ी तादाद में ख़जाने को खाली करते हैं तरक्याती फंड्स दे के। अभी जो हुकूमत एक गई उसने जो IMF के साथ एक आपका प्रोग्राम जिसमें आप चल रहे थे, उस हुकूमत ने जाके आउट ऑफ द वे सब्सिडीज दे दी जिसको नहीं दिया जाना चाहिए था। एतमाद की बहाली नहीं रही, एतमाद का फुकदान हुआ। दूसरी हुकूमत आई, उसको मसाइल हो गए। फिर हम ये भी हमेशा से सुनते आए हमें ख़जाना खाली मिला था, हर हुकूमत को मुल्क में ख़जाना खाली मिलता है। तो एक कॉन्टीन्यूटी नहीं है, जिसका जहाँ जुगाड़ लगता है वो वहीं पर जो खिलवाड़ करना चाहता है वो पाकिस्तान की मैशत के साथ कर जाता है। तो एक तो बहुत पहले जो बात की गई थी मेरे ख्याल से वो बड़ी पॉजिटिव और अच्छी बात थी, और उसकी आज भी ज़रूरत है। एक चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए कि कम से कम जो मुल्क की मैशत है या जो हमारे गोल्स हैं अगले 15 साल के, चाहे वो ये हुकूमत सेट करती है, आने वाली हुकूमत तरजीहात को बदल ना दे। फिर सिंपल सॉल्यूशंस, आसान तरीक़ेकार के इन्वेस्टर का एतमाद बहाल किया जाए, उसको वन विंडो सोल्यूशन दिया जाए। बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर, मुझे नहीं समझ आती
जो काम हम कर सकते हैं वो करने से हमें कौन रोकता है, वहाँ पर भी हम उस तरह से काम नहीं करते। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बेसिक स्टेप्स हैं जो अभी तक हम ले ही नहीं पाए हैं, हम अभी बेसिक्स पे ही नहीं आ पाए हैं, बड़ी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। अगर हम थोड़ी सी बेसिक्स भी दुरुस्त कर लें और एक विजन अपना सेट कर लें, वो सिर्फ ये हुकूमत आज ये ना सेट करे कि मेरा 1 महीना रह गया, मैं इलेक्शन में जाने से पहले क्या बेहतर दे जाऊं, वो होना चाहिए जिसकी भी हुकूमत आए अगले 15 साल 20 साल के हमारे टारगेट्स क्या हैं। मेरे ख्याल से उसमें सबको उसी की कॉन्टिन्यूटी को लेके चलना चाहिए, तो हमको लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करेंगे और इवेंचुअली कोई बेहतरी हम ला सकते। ठीक हो गया अरसलान, आपका पॉइंट आ गया। कमर चीमा साहब, आपको क्या लगता है इस वक्त क्या तमाम स्टेक होल्डर्स मईशत की बहाली के लिए संजीदा हैं, बिलखुसूस अगर सियासी लीडरान की बात की जाए तो? देखिए, नई एक बड़ी सियासी जमात सिस्टम से बाहर है, वो बाकी जो उनके मामलात हैं वो एक और तरफ, लेकिन उनका एक खास वोट बैंक है, उनकी फॉलोइंग है। जब तक आप सारे सिस्टम में मौजूद ना हो, ये कैसे कहा जा सकता है कि हम पहले साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ है वो किसी और को लेके नहीं चलते थे, अब ये सिस्टम और ये सियासतदान ये उनको साथ लेके नहीं चलना चाह रहे। अल्टीमेटली लूजर तो पाकिस्तानी है, इनका कुछ भी नहीं जाता, ये आते हैं, इनके टेन्योर खत्म हो जाते हैं, किसी की असेंबली खत्म हो जाती है, किसी का ऑफिस खत्म हो जाता है। तो ये चीजें जो हैं ये तो हमारे सामने मौजूद हैं। क्वेश्चन ये है कि इस तरह की कोशिश आज से हमने 10 साल पहले भी की थी। हमने कहा था कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को हम कंट्रोवर्शियल नहीं करेंगे, सारी सियासी जमातें साथ होंगी, और बड़ी मेहनतें हुई और किसी हद तक कामयाब भी हो गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि उस सीपैक को सिक्योरिटी ना मिली, तो फिर चीनियों ने शोर डालना शुरू कर दिया। इस तो चीनी सफीर भी इस्लामाबाद में नहीं है, वो उनको चाइनीज को बड़े सीरियस थ्रेट्स हैं, तो वो समझते हैं कि हमें तो शायद जो है वो उस तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा। तो अभी नए मुल्कों की नई इन्वेस्टमेंट को कैसे कैटर किया जाएगा? ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया है। वक्त मुख्तसर है, हमें प्रोग्राम को अपने इख्तिताम की जानिब ले जाना है। जरा पब्लिक पोल की जल्दी से बात कर लेते हैं। क्या मौशी बहाली के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करने के लिए संजीदा हैं? सिर्फ 15% को लगता है कि जी हाँ तमाम स्टेक होल्डर्स संजीदा हैं, जबकि 85% इसकी नफी कर रहे हैं। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्जिए से आगाह किया, और नाज़रीन आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह ने के बाद।